हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे अपना बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर के बारे में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक, ठीक है। अब अपन बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड होता है। जितने भी जो फंजाई होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपना सेकंड मेथड के बारे में आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले उसको देखेंगे अपन, फिर देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किस टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, वो स्पोर्स को नाम क्या देंगे, उन स्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो स्पोर जर्मिनेट किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अपना स्टार्टिंग करते हैं अपन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, किसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बेसिक बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। लेकिन फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अलग से डिफाइन किया है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग से डिफाइन किया है। इसके अलावा इसमें असेक्सुअल कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में भी अपन लोग बात करेंगे और उसके बाद में चलेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि वे प्रोसेस जिसके अंदर जो भी फर्टाइल, ये अपन बोल सकते हैं कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे वे प्रोसेस जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल या फिर जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। अब जनन कोशिका क्या होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका। ये जनन कोशिका क्या होती है, एग्जाम्पल अगर अपन लोग देखें तो जितने भी गैमीट होते हैं, जैसे गैमीट्स जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मक, तो जो भी गैमीट या फिर जो युग्मक होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल या फिर जनन कोशिका, ठीक है। अगर कहीं पे हम लोग अपना जो भी टॉपिक चल रहा है इसमें अगर हम लोग गैमीट वर्ड यूज़ ना करके हम लोग जनन कोशिका वर्ड यूज़ करें तब भी उसका मीन क्या होगा कि हम लोग इनडायरेक्ट वे में गैमीट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल वर्ड यूज़ करते हैं तब भी उसका मीनिंग क्या होगा कि हम लोग गैमीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ें, रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका और जो गैमीट है, वो तीनों एक ही टर्म है, एक ही चीज़ के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं कि जितने भी जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फ्यूज़न होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उससे फिर नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जितने भी गैमीट होते हैं इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव सेल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आ गया कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस जिसके अंदर जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है या फिर गैमीट का जितने भी युग्मक होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है, उसे हम लोग इसमें काउंट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये आ गया कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। अब गैमीट का फॉर्मेशन ही एब्सेंट है, ठीक है, ये हो गया युग्मक। अब गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फ्यूज़न भी नहीं होगा। जब मेल एंड फीमेल गैमीट ही नहीं बन रहे तो फ्यूज़न भी नहीं होगा, विच मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ अल्टरनेटिव पाथवे यूज़ किया जाता है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन ना हो। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन कि
इसमें जो भी जैसे न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है, तो वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन जैसे गैमीट फॉर्मेशन या फिर युग्मक निर्माण के बिना ही या फिर जनन कोशिका के बिना ही थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो भी स्पोर बनते हैं और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सेकेंड की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी कंडीशंस में होता है, तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए या तो अनुकूल होगी या फिर वो प्रतिकूल होगी। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन है वो या तो इसके लिए फेवरेबल होगी या फिर अनफेवरेबल होगी। फेवरेबल मीन अनुकूल, अनफेवरेबल का मतलब प्रतिकूल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना प्रॉपर जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सी कंडीशन में करता है, तो जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है या फिर जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन अनुकूल होती है तब वो अपना प्रॉपर डेवलपमेंट करता है। लेकिन जब कंडीशंस कम्प्लीटली ऑपोजिट होती है, प्रतिकूल होती है या फिर अनफेवरेबल होती है, तब उसकी जो भी ग्रोथ होती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जितना भी टाइप का या फिर जिस मेथड के थ्रू या फिर फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सी कंडीशन में होता है, वो फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो सेकंड इसका पॉइंट हो गया अपना, जो हमको याद रखनी है चीज़ें समझने के लिए, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो सेकंड अपना पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि फेवरेबल कंडीशन में ये डन होता है। फेवरेबल कंडीशंस ये हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में इसका निर्माण कैसे हो रहा है, वो चीज़ देखेंगे कि जितने भी जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी जैसे गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, कुछ अलग अलग टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब गैमीट नहीं बन रहा है विच मीन्स इसमें जो भी रिप्रोडक्शन जो प्रोसीड करेगा वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करेगा, यानी कि एक थैलस से अगर हमको मल्टीपल थैलस या फिर कोई भी फंजाई को अपना अगर नंबर इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगी, वो कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी और वो जो स्पोर होंगे उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर्स। इन स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर्स या फिर अलैंगिक बीजाणु। अलैंगिक बीजाणु। तो इसके जो मेजर जो मेन 3 पॉइंट हो गए वो कौन से हो गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, सेकंड पॉइंट कि ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है, और थर्ड पॉइंट कि इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो स्पोर या फिर जिस तरीके के बीजाणु इसमें बनते हैं उन स्पोर को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर या फिर अलैंगिक बीजाणु। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो भी असेक्सुअल स्पोर होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं या फिर उनका जो डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। तो इसमें जो स्पोर बनेंगे वो कितने टाइप के हो जाएंगे अपने, वो हो जाएंगे अपने 2 टाइप के। कि इसमें जो भी स्पोर बनते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप हो गया। अब ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट टाइप के स्पोर बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। जो फर्स्ट टाइप के स्पोर बनेंगे उसे बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। और जो सेकंड टाइप के स्पोर बनेंगे उसे हम लोग बोलेंगे कॉनिडियोस्पोर। कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, अब स्पोरेंजियोस्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, धानी बीजाणु बोलते हैं। और जितने भी जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिडियो बीजाणु।
कॉनिडिया बीजाणु। ये आ गए इसके दो टाइप, ठीक है। अब स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं और कॉनिडियोस्पोर क्या होते हैं, इसके बारे में अब हमको को डिस्कस करना है कि जितना भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो असेक्सुअल स्पोर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर या फिर धानी बीजाणु, और जो सेकेंड टाइप के स्पोर बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉनिडियोस्पोर या फिर कॉनिडिया बीजाणु। ये हो गया। अब बात करेंगे अपन लोग स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं और इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर क्यों कहते हैं, ये चीज़ देखते हैं। जैसे अगर हम लोग इस जो स्पोरेंजियोस्पोर वर्ड है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, अगर इस वर्ड को अपन तोड़ के देखते हैं तो दो तरह के वर्ड इससे निकलते हैं। फर्स्ट तो जो वर्ड निकलता है वो क्या है, स्पोरेंजिया, और सेकंड क्या है, स्पोर। कि इससे जो है दो वर्ड निकलते हैं, स्पोरेंजिया और स्पोर, ठीक है। तो स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है, स्पोरेंजिया हम लोग किसे बोलते हैं, स्पोरेंजिया विच मीन्स स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, और स्पोर का मतलब बीजाणु, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो क्या टर्म निकलेगा, क्या डेफिनेशन निकलेगी कि स्पोरेंजियोस्पोर वे स्पोर होते हैं जिनका निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है या फिर जिनका निर्माण स्पोरेंजियम के अंदर होता है। ये हो गया स्पोरेंजियम, कि या तो वो स्पोरेंजियम या फिर बीजाणुधानी। स्पोरेंजियम और बीजाणुधानी दोनों एक ही वर्ड है। हिंदी में हम लोग बीजाणुधानी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम, ठीक है। तो वे बीजाणु जिनका निर्माण या फिर जिनका डेवलपमेंट स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी के अंदर होता है उसे हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि स्पोरेंजियम क्या है। स्पोरेंजियम क्या है, तो स्पोरेंजियम क्या हो गई, अपने जो भी बीजाणुधानी होती है उसी को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग इसकी स्पोरेंजियम की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे स्ट्रक्चर, वे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर वो थैलीनुमा संरचना जिसके अंदर बीजों का या फिर बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे हम लोग बीजाणुधानी या फिर स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। कि अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स जो होता है उसके अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगी अपने स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी। अब ये जो भी स्पोरेंजियम या जो बीजाणुधानी है ये किसके ऊपर बनती है, ठीक है। अभी तक अपन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपन किस में बात कर रहे हैं, फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी भी फंजाई होती है वो असेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है और अपने नंबर को इंक्रीज करती है। तो जो फर्स्ट मेथड देखा है अपन ने वो है कि स्पोरेंजियोस्पोर। अब ये जो भी स्पोरेंजियोस्पोर है, जैसे स्पोरेंजियम है, जैसे स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियम किसके ऊपर लगेगी, कुछ अलग से कुछ डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर तो होगी नहीं। ये जिस स्ट्रक्चर पे बनेगी वो स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था, माइसीलियम। कि जैसे माइसीलियम है, माइसीलियम के जो हाइफी होते हैं वो हाइफी क्या करते हैं, मॉडिफाई होते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस के थ्रू वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन करेंगे उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। कि ये हाइफी ने क्या किया है, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की है, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। हाइफी ने अपने अंदर चेंजेस करके जो नया स्ट्रक्चर बनाया उसे हम लोग बोल रहे हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर। बीजाणुधानीधर यानी कि वे स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बीजाणुधानी का निर्माण होता है या फिर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है उसी को हम लोग स्पोरेंजियोफोर या फिर बीजाणुधानीधर कहते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी ये चीज़ देखते हैं।
जैसे अगर हमको बीजाणुधानी की और जो भी बीजाणुधानी दर है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस तरह की स्ट्रक्चर होती है या फिर उसका डायग्राम कैसे होता है, एक बार वो चीज़ देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये तो हो गई स्पोरेंजियम, और ये जो इसका एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, स्पोरेंजियोफोर। इसे बोलेंगे बीजाणुधानी, और ये हो जाएगा अपने बीजाणुधानी दर। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोर्स। ठीक है, कौन से स्पोर होंगे, ये स्पोरेंजियो स्पोर होंगे। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियोफोर क्या हो गया, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गई या फिर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो भी तंतुनुमा संरचना है या हाइफी ने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए, मॉडिफिकेशन करके उसने अपने ऊपर जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर जो थैलीनुमा संरचना होती है उसे हम लोग बीजाणुधानी कहते हैं, और इस बीजाणुधानी या फिर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो फिलामेंट है ये एक तरीके क्या, स्पोरेंजियम क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और जो नॉर्मल हाइफी होती है या फिर जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, अपना वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है। यानी कि हम लोग थैलस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं काइक थैलस, या फिर जो भी थैलस है उसका काइक भाग, और एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कि एक पोर्शन से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, और जो एक पोर्शन होगा या फिर जो एक पार्ट होगा वो सिर्फ उसकी जो भी संरचना होगी, जो उसका मेन थैलस होगा वो होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग थैलस को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो तो हो जाता है अपना वेजिटेटिव बॉडी, थैलस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं कायिक संरचना, कायिक संरचना। और जो नेक्स्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर जनन संरचना। अब जब हम लोगों ने सेप्टा के बारे में बात किया था, टाइप ऑफ सेप्टा जब हम लोगों ने पढ़े थे, तब अपन ने 4 टाइप के सेप्टा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप के सेप्टा थे वो थे अपने सॉलिड सेप्टा, सेकंड था अपना परफोरेटेड सेप्टा, थर्ड टाइप अपन ने पढ़ा था बॉर्डर्ड पिट सेप्टा, और जो फोर्थ टाइप था अपना डॉलीपोर टाइप के सेप्टा। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट टाइप अपन ने डिस्कस किया था सॉलिड सेप्टा के बारे में, तब अपन ने क्या देखा था सॉलिड सेप्टा में, कि सॉलिड सेप्टा वे सेप्टा होते हैं जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इसकी कंप्लीट जो भी है थैलस है, पूरा थैलस की जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो ये है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेप्टा बन जाएगा। जैसे ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गई इसकी, या फिर ये थैलस का वो पार्ट हो गया, कायिक भाग हो गया। ये कायिक भाग के ऊपर क्या होगा, एक सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद में जो भी इसके ऊपर हाइफी ने अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन किए हैं, या फिर हाइफी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगी या फिर जनन संरचनाओं का निर्माण करेगी, वो क्या करेगी, अपनी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से सॉलिड सेप्टा के थ्रू अलग रहती है। विच मीन्स यहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्म है और इस हाइफी के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, या फिर इस पार्ट में जो भी जीव द्रव्य है और यहाँ की जो भी हाइफी के अंदर या माइसीलियम के अंदर जो जीव द्रव्य है, वो क्या करेगा, एक दूसरे में फ्यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है,
कि वेजिटेटिव पार्ट का जीव द्रव्य जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके जीव द्रव्य के साथ में वो फ्यूज नहीं कर सकता, वो इंटरमिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रोल कौन प्ले कर रहा है, ये सॉलिड सेप्टा प्ले कर रहा है। और सॉलिड सेप्टा क्या करते हैं, इसके अंदर पोर एब्सेंट होता है, इसके अंदर पोर एब्सेंट होता है, ये एकदम इसके अंदर किसी भी तरह की जो है परफोरेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, इसके अंदर किसी भी तरह के छोटे छोटे से छिद्र नहीं पाए जाते। इसीलिए ये क्या करता है, एक दूसरे को वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पोरेंजियम है, जो स्पोरेंजियम या फिर जो बीजाणुधानी का निर्माण हुआ है, वो बीजाणुधानी में क्या होता है, पहले तो क्या होता है, पूरा प्रोटोप्लाज्म में फिल रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में फॉर्मेशन के हाथों हाथ ही, तो जैसे ही स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ है तो डेवलपमेंट के जस्ट बाद ही तो स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही स्पोरेंजियम डेवलपमेंट इनिशिएट होता है या फिर जैसे ही बीजाणुधानी का निर्माण शुरू होता है, उस दौरान क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियाई है, जो केंद्रक है वो, और जो भी जीव द्रव्य है वो क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और अरेंज होकर के क्या बनाते हैं, छोटे छोटे से पार्ट बनाते हैं। जैसे जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सारे क्या करेंगे, एकदम एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या होता है, जितने भी, जैसे इसके अंदर 16 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो वो 16 न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अपने चारों ओर कुछ जीव द्रव्य को कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ प्रोटोप्लाज्म उनके चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये जितने भी जो न्यूक्लियाई है और जो प्रोटोप्लाज्म है, इनके चारों तरफ एक पतली पतली सी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो वो मेम्ब्रेन बाद में क्या करती है, जैसे कुछ टाइम के बाद में जैसे ही ये मैच्योरिटी की तरफ जाता है, जैसे ही जो भी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो मैच्योर स्पोरेंजियम में कन्वर्ट होती है, तब क्या होता है कि जितनी भी जो न्यूक्लियाई है और जो प्रोटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ एक वॉल बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। और ये जो मेम्ब्रेन के अंदर या फिर वॉल के अंदर जो भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है या फिर जो एक छोटी छोटी सी जो स्ट्रक्चर्स बनी है, उन स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। और ये स्पोर अगर स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर धानी बीजाणु। तो ये हो गया अपना कि ये किस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और जितने भी स्पोर होते हैं वो मोस्टली किस तरीके के होते हैं, वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट टाइप के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि जितने भी स्पोर है वो यूनी न्यूक्लिएट है, मतलब एक स्पोर के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा, या फिर एक स्पोर के अंदर, एक बीज के अंदर एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। ये हो गया अपना स्पोरेंजियोस्पोर की। जो भी स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं उन्हें धानी बीजाणु कहते हैं। इनका ये जो स्पोर होते हैं इन्हें हम लोग, इनका निर्माण का होता है स्पोरेंजियम के अंदर होता है। जो स्पोरेंजियम होती है वो एक फिलामेंटस या फिर एक तंतुनुमा संरचना के द्वारा मेन माइसीलियम के साथ अटैच रहती है। वो जो मेन माइसीलियम होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर वो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर या फिर बीजाणुधानीधर, ठीक है। इसके बाद में ये जो भी बीजाणुधानीधर और जो मेन थैलस होता है ये एक दूसरे से एक सेप्टा के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, एक सेप्टा के थ्रू ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। वो जो सेप्टा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड सेप्टा। ये सॉलिड सेप्टा क्या करता है कि इन दोनों का जो भी जीव द्रव्य है या फिर जो भी प्रोटोप्लाज्म है उसको इंटरमिक्स होने से बचाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई अपनी। इसके बाद में देखते हैं कि जो सेकंड टाइप के स्पोर्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉनिडियोस्पोर, ठीक है। लेकिन कॉनिडियोस्पोर पढ़ने से पहले हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर के टाइप देख लेते हैं कि जितने भी जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो जो भी, जैसे अपन लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे मोटिलिटी जो फैक्टर है उसके बारे में देखा था। तो जो भी स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने जितनी कैपेबिलिटी रखते हैं। और वो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और वो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था कि जो भी स्पोर होते हैं उसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं या फिर कुछ एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम लोगों ने फ्लैजिला नाम दिया था, ठीक है। तो हम लोग उस फ्लैजिला की प्रेजेंस
को ध्यान में रखते हुए या फिर फ्लैजिला के टाइप को ध्यान में रखते हुए जो भी स्पोरेंजियोस्पोर में जो स्पोर बनते हैं उसको दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। अब वो दो क्लासेस कौन सी है वो देखते हैं। ये तो हो गया था अपना स्पोरेंजियम। ठीक है, ये देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्पोर, कि ये जो स्पोर है इसके टाइप, कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो भी स्पोर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन से हैं? जो फर्स्ट टाइप है उसे तो हम लोग बोलते हैं ज़ूस्पोर या फिर चल बीजाणु। ठीक है, ये तो हो गया, या तो ज़ूस्पोर बोलेंगे या फिर उसे हम लोग बोलेंगे चल बीजाणु। और जो सेकंड टाइप है इसका उसे हम लोग बोलते हैं अप्लेनोस्पोर। सेकंड टाइप हो गया इसका अप्लेनोस्पोर। अब ये ज़ूस्पोर क्या है और अप्लेनोस्पोर क्या है वो देखेंगे। ज़ूस्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। और जितने भी जो अप्लेनोस्पोर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचल बीजाणु। अब चल बीजाणु और अचल बीजाणु का मतलब क्या है? अगर हम लोग ये टर्म को जो हिंदी में ज़ूस्पोर को ही हिंदी में चल बीजाणु बोलते हैं और अप्लेनोस्पोर को हिंदी में अचल बीजाणु बोलते हैं। तो जो भी चल बीजाणु और अचल बीजाणु का मतलब क्या है कि वे स्पोर जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रेजेंट है तभी तो, अगर किसी स्पोर के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है तभी वो स्पोर क्या करेगा? मोटाइल होगा, तभी उसमें मोटिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने की जितनी कैपेबिलिटी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसका ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी स्पोर के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम लोग अप्लेनोस्पोर या फिर अचल बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या हो गया? फ्लैजिला एब्सेंट। ये हो गया कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। ठीक है, फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम लोग स्पोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है अपना वो है ज़ूस्पोर जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और जो अप्लेनोस्पोर जो सेकंड टाइप है उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ज़ूस्पोर के बारे में कि ज़ूस्पोर क्या है और इसके कितने टाइप हैं। अगर ज़ूस्पोर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो फ्लैजिला कौन सा प्रेजेंट है? विप्लैश टाइप का है या फिर टिंसल टाइप का है, और फ्लैजिला की नंबर क्या है? ये सारी चीज़ें अब अपन लोग बात करते हैं इसके बारे में, इसमें ज़ूस्पोर में। तो अब अपन बात करते हैं ज़ूस्पोर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? जब भी ज़ूस्पोर के बारे में ज़ूस्पोर या फिर चल बीजाणु की बात करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है वो ये कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जितनी भी जो एक्वेटिक फंजाई होती है या फिर जो जलीय फंजाई होती है उसके अंदर ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड हो गया कि जो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो हम लोगों ने देखा था कि फंजाई भी जो हैबिटेट के बेसिस पे, कि वो कौन कौन से हैबिटेट में रहती है, कौन कौन से एनवायरनमेंट में रहती है, उस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था? फंजाई को चार पार्ट में डिवाइड किया था। कुछ फंजाई थी जिसको हम लोगों ने बोला था सॉइल फंजाई। ठीक है, कुछ को हम लोगों ने बोला था एक्वेटिक फंजाई, कुछ टेरेस्ट्रियल फंजाई और कुछ हाइपर पैरासाइट। ठीक है, तो जो एक टाइप था एक्वेटिक फंजाई। एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक फंजाई या जलीय कवक। ठीक है, ये हो गया कि जो भी एक्वेटिक फंजाई या फिर जो जलीय कवक होती है,
जलीय कवक यानी कि वो जितनी भी फंजाई होगी वो क्या करेगी कि जितने भी लिविंग और डेड वाटर एनिमल्स या फिर जो भी वाटर प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनके ऊपर अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करती है। तो वो जो फंजाई होगी उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक फंजाई, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एक्वेटिक फंजाई का, कि जितनी भी एक्वेटिक फंजाई होती है उसके अंदर हम लोग ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं। ये हो गया। अब अपन लोग बात करते हैं कि जो भी ज़ूस्पोर होते हैं, ये ज़ूस्पोर जैसे स्पोर की बात करते हैं, अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया है कि जो भी स्पोर्स होते हैं इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है या फिर इनका निर्माण कहाँ होता है, तो स्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं, ठीक है। कि जो भी स्पोर्स होते हैं, बेसिक अपन बात कर रहे हैं एकदम, कि जो भी स्पोर होते हैं या फिर जो भी बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम के अंदर निर्मित होते हैं या फिर उसके अंदर इनका निर्माण होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो ज़ूस्पोर होते हैं इनका निर्माण कहाँ होगा, तो ये बनेंगे ज़ूस्पोरेंजियम में, ये बन जाएंगे अपने ज़ूस्पोरेंजियम या फिर जल बीजाणुधानी। ये हो गया, ठीक है। जिस तरीके से स्पोर्स जो होते हैं या फिर जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, ठीक उसी तरीके से जो चल बीजाणु होते हैं वो चल बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, या फिर ज़ूस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में देखते हैं कि जैसे स्पोरेंजियम हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका थर्ड पॉइंट हो गया डेवलप्ड इन ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे स्पोरेंजियम क्या था, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना थी, बीजाणुधानी की बात कर रहे हैं। अब ये भी एक बीजाणुधानी ही है, लेकिन इस बीजाणुधानी के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं वो स्पोर के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है जो उसे मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे कि इस टाइप के ये जो स्पोर होंगे ये भी क्या करेंगे, जैसे ज़ूस्पोरेंजियम की बात की थी, ठीक है। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं। इनका निर्माण भी नॉर्मल स्पोरेंजियम की तरह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर इसी को हम लोगों ने बोला है ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। अब जिस तरीके से स्पोरेंजियम जो थी वो जो मेन थैलस है उसके साथ में कौन सी फिलामेंट के थ्रू अटैच हो रही थी, तो ये मेन थैलस से स्पोरेंजियोफोर के थ्रू अटैच्ड हो रही थी, स्पोरेंजियोफोर। ठीक उसी तरीके से जो ज़ूस्पोरेंजियम होती है वो भी क्या करती है, ज़ूस्पोरेंजियोफोर के थ्रू फिलामेंट जो भी मेन माइसीलियम होता है उसके साथ में अटैच्ड रहती है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ूस्पोरेंजियोफोर, चल बीजाणुधानीतर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो दोनों सॉलिड सेप्टा के थ्रू एक दूसरे से अलग रह रही थी। यहाँ पे भी देखा था सॉलिड सेप्टा, ठीक ये चीज़ भी यहाँ पे आएगी कि जो भी थैलस की वेजिटेटिव पार्ट है और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे बाय सॉलिड सेप्टा, बाय सॉलिड सेप्टा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जितने भी जो ज़ूस्पोर होते हैं, नॉर्मल स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बन रहे थे उनका नेचर क्या था, यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक केंद्र की है, एक केंद्र की है। ज़ूस्पोर भी नेचर में कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, ये भी नेचर में कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये भी यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्युलर थे। अपना नेक्स्ट आ गया यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय, एक कोशिका में एक ही केंद्रक है, विच मीन्स ये यूनिन्यूक्लिएट हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर क्या था, स्पोर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था
कि जो नॉर्मल स्पोर्स है वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं थे, अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा था कि वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन जो जू स्पोर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये चीज़ अपन ने देख ली कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जो भी जैसे कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी स्पोरेंजियम के अंदर पहले क्या हो रहा था, जैसे न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई ने डिवीजन किए, मल्टीपल न्यूक्लियाई बन गए। अब मल्टीपल जो न्यूक्लियाई बने वो कौन से डिवीजन के थ्रू बने हैं, वो बने हैं अपने माइटोसिस के थ्रू। जो भी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है वो हुआ है माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है, ये चीज़ देखी थी। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में डिफरेंस क्या होता है, पहले अपन वो चीज़ भी क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। जैसे अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं या फिर मियोसिस की बात करते हैं। एक हो गया अपना माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, कि ये जो भी डिवीजन होते हैं वो बेसिकली ये दो टाइप के ही होते हैं। अब उसमें भी जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जैसे सेल है, कोई भी सेल है, ये सेल अगर डिप्लॉइड है, 2n है, द्विगुणित है, तो मियोसिस डिवीजन के बाद में या फिर अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये क्या करेगी, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इससे जो भी मदर सेल से जो डॉटर सेल बनेगी उसमें क्या होगा कि जो नंबर है वो इसका आधा रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर ये सेल डिप्लॉइड है नेचर में तो ये सेल क्या करेगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। वहीं हम लोग देखते हैं समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस में कि अगर सेल डिप्लॉइड है तो जो डॉटर सेल बनेगी वो भी नेचर में डिप्लॉइड करेगी, डिप्लॉइड नेचर की होगी। अगर ये सेल हैप्लॉइड नेचर की है तो जो डॉटर सेल बनेगी वो भी क्या करेगी, हैप्लॉइड बनेगी। ये चीज़ें हो गई। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होएगा, नंबर जस्ट 50% रह जाता है, जस्ट आधा रह जाता है। लेकिन समसूत्री विभाजन या फिर जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि अगर सेल डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड, उससे जो भी डॉटर सेल बनेगी वो सारी की सारी डिप्लॉइड ही बनेगी। अगर हैप्लॉइड है तो वो सारी सेल हैप्लॉइड ही बनेगी। तो जितने भी जो ज़ूस्पोरेंजियम है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ज़ूस्पोरेंजियम का, उसके अंदर जैसे न्यूक्लियाई है, अगर वो न्यूक्लियाई ने डिवीजन किया है और वो जो भी सिंगल न्यूक्लियाई है वो सिंगल न्यूक्लियाई अगर हैप्लॉइड है नेचर में, ठीक है, ये हो गया हैप्लॉइड, कि इफ़ ये जो भी न्यूक्लियाई है ये हैप्लॉइड नेचर में है तो इससे जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, नेचर में हैप्लॉइड होंगे। ये सारे न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हो गए, अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड हो जाएंगे। तो जितने भी ज़ूस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, कौन से डिवीजन के थ्रू बनते हैं, तो वो माइटोसिस डिवीजन या फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, एक कोशिकीय या फिर यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके बाद में ये एक्वेटिक जो फंजाई होती है उसमें इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इनका जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक बैग लाइक या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, जैसे हम लोग ज़ूस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये ज़ूस्पोरेंजियम मेन थैलस से एक फिलामेंट के थ्रू अटैच रहता है, उस फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियोफोर। और ये जो भी ज़ूस्पोरेंजियोफोर होता है या फिर जो स्पोरेंजियम होती है, ये जो थैलस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर जो भी कायिक संरचना होती है उससे एक सेप्टा के थ्रू डिवाइडेड रहते हैं या फिर सेपरेट रहते हैं। वो जो सेप्टा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड सेप्टा, जिससे कि दोनों टाइप की जो भी वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उन दोनों का जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। ये हो गया अपना ज़ूस्पोर का, कि ज़ूस्पोर किस तरीके से डेवलप होते हैं, ये सारा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि ज़ूस्पोर के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, कि जितने भी जो ज़ूस्पोर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन देखा था अपन लोगों ने कि जितने भी जो स्पोर होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप था वो देख लिया था कि वो ज़ूस्पोर होते हैं, और जो सेकंड टाइप अप्लेनोस्पोर। ज़ूस्पोर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जबकि अप्लेनोस्पोर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ज़ूस्पोर में
क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, किस किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, कौन कौन सी डिटेल हम लोग लिखेंगे, तो वो ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब बात करेंगे अपन ज़ूस्पोर के टाइप कि ज़ूस्पोर कितने टाइप के होते हैं और उस पे फ्लैजिला की नंबर क्या होती है। तो इसके आ जाएगा यहाँ पे टाइप्स, ठीक है। अब जितने भी ज़ूस्पोर बनते हैं फंजाई के अंदर, जितने भी टाइप के ज़ूस्पोर या फिर चल बीजाणु बनते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप कौन से होंगे? जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, ठीक है। यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का टाइप 1। फिर सेकंड देखते हैं वापस से यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर टाइप 2 या टाइप सेकंड। उसके बाद में देखते हैं बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। जो थर्ड टाइप है इसका वो हो जाएगा अपना बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, ठीक है। ये 3 इसके टाइप हो जाएंगे। अब जो यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होगा? यूनि का मतलब ही क्या है? एक। फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है। ज़ूस्पोर का मतलब ही क्या है कि जो भी स्पोर है उसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का जो फर्स्ट टाइप है उसके बारे में देखते हैं। यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, ये जो ज़ूस्पोर होते हैं इसके अंदर भी क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अपन ने कल के क्लास में जो भी अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो भी फ्लैजिला होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला के टाइप देखे थे अपन ने कि जितने भी फंजाई में जितने भी टाइप के फ्लैजिला होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या था? विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला, विप्लैश फ्लैजिला। और जो अपना सेकेंड टाइप था वो था अपना टिंसल फ्लैजिला, ठीक है। ये 2 अपन ने कल के क्लास में टाइप देखे थे कि फ्लैजिला बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट को अपन लोग विप्लैश फ्लैजिला बोलते हैं और जो सेकंड होता है उसे हम लोग टिंसल फ्लैजिला बोलते हैं। अब विप्लैश फ्लैजिला क्या है एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि हमको ये चीज़ समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। विप्लैश फ्लैजिला क्या होता है? ये स्मूथ होते हैं या फिर चिकनी भित्ति युक्त होते हैं, स्मूथ होते हैं। इसके बाद में अगर टिंसल फ्लैजिला की बात करें तो ये कैसे होते हैं? इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। और ये जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं मेस्टिगोनीम्स। ये 2 टाइप देखे थे कि फर्स्ट टाइप था विप्लैश, सेकेंड टाइप था अपना टिंसल फ्लैजिला। विप्लैश फ्लैजिला स्मूथ वॉल होते हैं या फिर चिकनी भित्ति युक्त होते हैं, जबकि जो सेकेंड टाइप था टिंसल फ्लैजिला उन फ्लैजिला के ऊपर क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है या फिर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम लोग बोलते हैं मेस्टिगोनीम्स, ठीक है। मेस्टिगोनीम किस पे पाए जाते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको मेस्टिगोनीम की डेफिनेशन देनी है तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो भी मेस्टिगोनीम होते हैं वो एक तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर रोमनुमा संरचनाएं होती है जो कि टिंसल टाइप के फ्लैजिला पर हमें देखने को मिलती है। ये हो गए इसके 2 टाइप। अब वापस से आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे कि जो यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर के अंदर जो टाइप फर्स्ट है उसके अंदर भी क्या होगा? ज़ूस्पोर का मतलब ही क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन फ्लैजिला का नंबर क्या है? सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा।
फ्लैजिला का नंबर 1 होगा। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन ही। तो इसमें जो भी फ्लैजिला होंगे तो फ्लैजिला की नंबर कितनी होगी कि यूनी फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का जो टाइप फर्स्ट है उसके अंदर एक ही फ्लैजिला देखने को मिलता है। ये हो गया। अब फ्लैजिला कौन से टाइप के होता है? वो टिंसल टाइप का होता है या फिर विप्लैश टाइप का होता है? तो जो भी यूनी फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लैजिला विप्लैश टाइप का होता है। इसमें जो भी फ्लैजिला है वो विप्लैश टाइप का होता है। विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है वो ये कि जो भी ये जो विप्लैश टाइप का फ्लैजिला है या फिर ये जो ज़ूस्पोर का टाइप है इसके अंदर फ्लैजिला जो भी स्पोर होता है उसके बेसल पार्ट पे बनता है। ठीक है, तो इसमें हो गया कि फ्लैजिला प्रेजेंट कहाँ रहेगा? जैसे ये स्पोर है, अगर हम लोग ये स्पोर बनाते हैं कि ये स्पोर है जू स्पोर, तो ये जू स्पोर के अंदर जो भी फ्लैजिला होगा वो उसके बेसल पार्ट पे, जैसे ये उसका एपिकल पोर्शन हो गया, ये इसका बेसल पोर्शन हो गया, तो ये क्या करेगा? इसके बेसल पोर्शन पे बनता है, बेसल पोर्शन पे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो समरी क्या हो गया? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो भी फ्लैजिला है वो सिंगल ही है, एक ही होता है नंबर में। नेक्स्ट होता है वो विप्लैश टाइप का होता है, और जो फ्लैजिला बनता है उसकी जो पोजीशन होती है, जो प्लेस होती है, वो क्या करती है? ये स्पोर के लोअर पोर्शन या फिर जो भी बेसल एरिया होता है वहाँ पे ये डेवलप होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा अपना काइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास के जो भी मेम्बर्स होते हैं उसके अंदर अपने यूनिफ्लैजिलेट विप्लैश टाइप के जो ज़ूस्पोर होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल काइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास। इस काइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर जितने भी फंजाई के मेंबर्स आते हैं या फिर जितनी भी फंगल स्पीशीज़ आती है उन सब में इस टाइप के फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, या फिर फ्लैजिला ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करता है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के फ्लैजिला की, जिसे हम लोग बोल रहे हैं यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर टाइप सेकेंड। यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर टाइप सेकेंड, ये हो गया। इसमें भी क्या होगा? जो टाइप 1 देखा था बिल्कुल उसी की तरीका का होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो अपन लोग वापस लिखते हैं कि इसमें भी क्या है? फ्लैजिला की प्रेजेंस है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला का नंबर कितना है? तो फ्लैजिला का जो नंबर है वो एक ही है, क्योंकि यूनि लिखा है अपन लोगों ने। उसके बाद में कि फ्लैजिला का टाइप कौन सा है, उसमें अपन ने देखा था कि जो भी फ्लैजिला है वो विप्लैश टाइप का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लैजिला टिंसल टाइप का है। टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें अपन ने देखा था कि जो विप्लैश फ्लैजिला है यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन में प्रेजेंट है, वो स्पोर के बेसल पार्ट पे उसका डेवलपमेंट हो रहा था, या फिर उसकी जो पोजीशन थी वो स्पोर के बेसल पार्ट पे थी। ठीक उसी तरीके से ये जो टिंसल टाइप का जो फ्लैजिला पाया जाता है यूनी जू स्पोर पे, वो क्या होता है? स्पोर के एपिकल पोर्शन पे ये डेवलप होता है, ये बनता है एपिकल पोर्शन पे। एपिकल पोर्शन पे बनता है विच मीन्स कि जैसे ये स्पोर है, जिसे हम लोग जू स्पोर बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसमें देखा था कि उसके लोअर पोर्शन से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अपर पोर्शन से बन रहा है। अब ये स्मूथ टाइप का तो होगा नहीं, विच मीन्स यहाँ पे क्या होएगा? मेस्टिगोनी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इस तरीके का ये फ्लैजिला होगा। ये हो गया। और इसका जो भी एग्जाम्पल है वो भी ये कि जो भी काइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास के जो कुछ मेंबर्स होते हैं उसमें तो टिंसल टाइप का फ्लैजिला देखने को मिलता है, जबकि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें विप्लैश टाइप का फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा? काइट्रीडियोमाइसिटीज।
काइट्रिडियोमाइसिटीज क्लास, ये हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपना बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर की तरफ। ये तो हो गए थे इसके दो टाइप। फर्स्ट टाइप देखा था अपन लोगों ने टाइप 1 जिसमें कि विप्लैश टाइप का फ्लैजिला था। जो सेकंड टाइप है अपना उसे हम लोगों ने किया कि ये इसमें टिंसल टाइप का फ्लैजिला है। और जो थर्ड टाइप है जिसे हम लोग बोल रहे हैं बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। जैसे ये हो गया इसका थर्ड टाइप बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। इसका लास्ट टाइप, जितने भी जो जूस्पोर में फ्लैजिला की प्रेजेंस या फ्लैजिला की नंबर और टाइप के बेसिस पे। तो जो भी बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं अब वो क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। बाई का मतलब क्या हो गया, दो, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट फीचर आएगा या फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, ये जो फ्लैजिला होते हैं या फिर जो जूस्पोर होते हैं उस पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लैजिला का टाइप कौन सा होगा। एक में विप्लैश था, एक में टिंसल था। इसमें दो फ्लैजिला, दोनों विप्लैश होंगे, दोनों टिंसल होंगे या फिर वन विप्लैश एंड वन टिंसल। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें एक फ्लैजिला तो होता है विप्लैश टाइप का और जो सेकंड फ्लैजिला होता है एक, वो होता है टिंसल टाइप का। एक विप्लैश टाइप हो गया और एक क्या हो गया अपना टिंसल टाइप हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लोकेशन क्या होती है, तो ये स्पोर के अपर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल पोर्शन पे। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम बना के देखें तो क्या हो जाएगा, और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये बीन शेप्ड होते हैं या फिर किडनी शेप्ड होते हैं। जैसे ये हो गए अपने या तो ये किडनी शेप्ड होते हैं और किडनी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। जैसे इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये हो गया। अब एक तो क्या हो जाएगा, एपिकल पोर्शन भी नहीं होगा, इसके मिड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कि इसकी पोजीशन क्या होगी, मिड पोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला टिंसल है तो एक ये टिंसल फ्लैजिला बना दिया हम लोगों ने। एक फ्लैजिला विप्लश है तो इस पे हम लोगों ने क्या बना दिया, ये मेस्टिगोनीम बना दिए, ठीक है। और इस टाइप की ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इस फ्लैजिला को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। ये हो गया अपना बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो जितने भी एल्ब्यूगो के जो मेंबर्स होते हैं, एल्ब्यूगो फंजाई के जितने भी मेंबर या फिर जितने भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है उन सब में हमको बाईफ्लैजिलेट टाइप के जूस्पोर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फाइटोप्थोरा जो फंजाई होती है, एल्ब्यूगो और फाइटोप्थोरा फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं या फिर इसकी जो भी मल्टीपल स्पीशीज़ होती है उन सब में हमें बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर देखने को मिलते हैं, जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला विप्लैश टाइप का होता है और जो सेकंड फ्लैजिला होता है वो टिंसल टाइप का होता है। ये बीच में जो भी स्पोर होता है उसके मिड पोर्शन में ये या फिर मिड सेक्शन में ये प्रेजेंट रहते हैं और किडनी शेप या फिर बीन शेप होते हैं। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये चीज़ हो गई। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप है अपना, जिसे हम लोग बोल रहे हैं अप्लेनोस्पोर। ये तो हो गया था जूस्पोर के बारे में, जो हम अपना कंप्लीट डिस्कशन था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है अप्लेनोस्पोर। जूस्पोर के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सेकेंड टाइप आ गया अपना अप्लेनोस्पोर। और ये जो अप्लेनोस्पोर होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु।
अप्लेनोस्पोर या फिर अचल बीजाणु का मतलब क्या होता है? अचल बीजाणु मतलब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फ्लैजिला एब्सेंट होंगे, फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। फ्लैजिला एब्सेंट है विच मीन्स कि इसमें जो भी फंजाई के जो भी मेंबर्स या फिर जो भी एग्जाम्पल इसके अंदर इंक्लूड होंगे वो सब क्या होंगे? एक जगह पे स्टैटिक ही रहेंगे, यानी कि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं, विच मीन्स वो नेचर में कैसे होंगे? वो इमोबाइल नेचर के होंगे। अब देखते हैं कि जैसे जू स्पोर या फिर जो नॉर्मल स्पोर्स थे उनके डेवलपमेंट की जब अपन ने बात की थी तब देखा था कि वो क्या होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, ठीक है। और वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग बोल रहे थे स्पोरेंजियम या फिर जू स्पोरेंजियम, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि ये जो जू स्पोर होते हैं, सॉरी जो अप्लेनोस्पोर होते हैं, इनका निर्माण भी कहाँ होता है? ये भी बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, इनका निर्माण भी होता है स्पोरेंजियम के अंदर। ये जो स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियोफोर फिलामेंट के द्वारा मेन थैलस के साथ में अटैच रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा जूस्पोर में देखा था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में देखा था कि जो जितने भी जो जूस्पोर थे वो यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्यूलर थे, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे तो ये भी क्या होंगे? नेचर में यूनिन्यूक्लिएट होंगे और यूनिसेल्यूलर होंगे, ठीक है। ये भी यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेल्यूलर टाइप के होंगे। उसके बाद में देखते हैं कि जितने भी जू स्पोर थे या फिर जो हम लोगों ने नॉर्मल स्पोर के बारे में बात किया था, वो जू स्पोर ये दो कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। अप्लेनोस्पोर भी जो होते हैं यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेल्यूलर होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या होते हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ही होंगे, लेकिन वो जो सिंगल सेल होगी उसके अंदर न्यूक्लियाई का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। अलग अलग स्पीशीज़ में न्यूक्लियाई का नंबर वेरी कर सकता है, और वो जो भी नंबर होता है, अगर न्यूक्लियस का नंबर 1 है तो हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट टाइप का अप्लेनोस्पोर। अगर न्यूक्लियाई का नंबर ज़्यादा है तो हम लोग उसे बोलेंगे यूनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएट टाइप ऑफ अप्लेनोस्पोर। ये चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद में देखते हैं हम लोग कि इनका जो भी डिस्पर्जल होता है, जैसे जो भी जू स्पोर होते हैं उनका प्रकीर्णन कैसे होता है, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो कैसे जाते हैं, किन की हेल्प से जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि उसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला ही क्या करते हैं? उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनका जो भी डिस्पर्जल का जो टाइप था वो क्या था कि वो बाई एयर या फिर बाई वाटर, वो फ्लैजिला की हेल्प के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है? फ्लैजिला एब्सेंट है, विच मीन्स इनको अपना डिस्पर्जल के लिए कंप्लीटली किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? डिस्पर्जल या फिर प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के लिए कहाँ डिपेंड करेंगे? या तो वाटर पे, बाई वाटर, बाई एयर और बाई इंसेक्ट या फिर अदर वेक्टर। ये सब के थ्रू ये क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली अपना ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये अप्लेनोस्पोर है, अब अप्लेनोस्पोर जैसे अनफेवरेबल या फिर फेवरेबल कंडीशंस में ये बन गए, ठीक है। तो जब भी अप्लेनोस्पोर बन जाएंगे और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जब इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि ये अप्लेनोस्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेशन करते हैं, या फिर जो भी अचल बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरित होते हैं, उससे जो भी फिलामेंट होगा वो निकलेगा, और वो जो भी फिलामेंट होगा या फिर जो हाइफी होगा उससे क्या होगा? बाद में न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। न्यू माइसीलियम में फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी कि अप्लेनोस्पोर या फिर अचल बीजाणु में फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। ये इनका निर्माण भी स्पोरेंजियम या फिर बीजाणुधानी के अंदर होता है। ये जो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं तो इनका नेचर क्या होता है? ये यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट या फिर यूनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएट टाइप के हो सकते हैं। इनका प्रकीर्णन पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या फिर किसी भी दूसरे वेक्टर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या करते हैं कि इनको जब भी
एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उस कंडीशन के बाद में ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होकर के अपने नए माइसीलियम का ये फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जैसे जितने भी जो ज़ूस्पोर थे, ज़ूस्पोर में टाइप 1, टाइप 2 और जो टाइप 3 फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस या फिर फ्लैजिला के टाइप के बेसिस पे जो भी देखा था कि उसमें काइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें यूनी फ्लैजिलेट टाइप के होते हैं। उसके बाद में जो एल्ब्यूगो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाई फ्लैजिलेट टाइप के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो कौन से फंजाई के क्लास में देखने को मिलते हैं, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल कि जो भी जाइगोमाइसिटीज होती है, जाइगोमाइसिटीज क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब में अप्लेनोस्पोर या फिर अचल बीजाणुओं का निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ पे हो गया अपना जो भी स्पोरेंजियोस्पोर थे, स्पोरेंजियोस्पोर के 2 टाइप, अप्लेनोस्पोर और ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, अप्लेनोस्पोर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड टाइप है वो है कि कोनिडियोस्पोर। स्पोर का फॉर्मेशन कर लिया अपन ने, स्पोरेंजियोस्पोर का। अब बात करेंगे अपन कोनिडियोस्पोर के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड टाइप है वो। टाइप फर्स्ट कौन था, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, सेकंड टाइप आ जाएगा अपना कोनिडियोस्पोर। अब ये कोनिडियोस्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर को कोनिडिया बीजाणु भी बोलते हैं, या तो इसे बोलेंगे कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया बीजाणु या फिर सिंगल कोनिडिया। ठीक है, सिंगल कोनिडिया बोलेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो 2 टाइप थे, फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। अब अपन एंटर करते हैं अपने सेकंड टाइप पे। जो सेकंड टाइप है जिसे हम लोग बोल रहे हैं कोनिडियोस्पोर या फिर कोनिडिया बीजाणु या फिर सिर्फ कोनिडिया, इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन सी कंडीशंस में होता है, ये सारी चीज़ें अब अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अपना जैसे जो भी स्पोरेंजियोस्पोर जो थे वो क्या थे कि फेवरेबल कंडीशंस में उनका डेवलपमेंट हो रहा था। इसके अलावा एक तो वो फेवरेबल कंडीशन में बन रहे थे, नेक्स्ट देखा था कि वो एक बीजाणुधानी के अंदर उनका निर्माण हो रहा था और वो जो बीजाणुधानी थी उसे हम लोग स्पोरेंजियम, ज़ूस्पोरेंजियम करके नाम दे रहे थे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो कोनिडियोफोर होते हैं ये भी क्या करते हैं, एक बीजाणुधानी के अंदर निर्मित होते हैं। और ये जो बीजाणुधानी होती है, इस बीजाणुधानी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो भी कोनिडियोस्पोर है उनका डेवलपमेंट जिस बीजाणुधानी या फिर जिस स्पोरेंजियम में होता है उस स्पोरेंजियम को हम लोग कोनिडियोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि इनका निर्माण जिस स्पोरेंजियम के अंदर होता है उस स्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल स्पोरेंजियोस्पोर के जैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने नाम का जो है वो चेंज कर दिया है। जो बीजाणुधानी का नाम है उसको चेंज कर दिया और बीजाणुधानी के अंदर जो भी बीजाणु बन रही है फिर जो भी स्पोर्स बन रहे हैं उनका हम लोगों ने बस नाम को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब ये कोनिडियोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, कोनिडियोस्पोर बनेंगे। ठीक है, और ये जो भी कोनिडियोस्पोरेंजियम है ये मेन थैलस से किसके थ्रू अटैच रहती है कि जो भी मेन वेजिटेटिव थैलस है
उसके साथ में कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच रहेगी, तो ये रहेगी कॉनिडियोस्पोरेंजियोफोर, ठीक है, कि कॉनिडिया स्पोरेंजियोफोर या फिर जो भी कॉनिडिया बीजाणुधानीधर होता है उसके द्वारा ये मेन थैलस के साथ में अटैच रहती है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में देखते हैं कि इसका जो निर्माण है, जितने भी जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप कौन से हैं कि या तो वो एक्सोजीनस टाइप के हो सकते हैं या फिर वो डेसिडुअस टाइप के हो सकते हैं। एक्सोजीनस यानी कि वो बहिर्जात रूप से भी उनका निर्माण हो सकता है और सेकंड है अचलपाती रूप में भी वो विकसित हो सकते हैं। ये इसके दो टाइप हो गए। अब जैसे मैंने बोला था कि जो भी हाइफी है वो हाइफी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कॉनिडियोस्पोरेंजियोफोर ना बोल के हम लोग उसे क्या बोलेंगे, कॉनिडियोफोर, कि जो भी कॉनिडियोस्पोरेंजियम होती है वो जिस हाइफी के द्वारा मेन माइसीलियम के साथ अटैच रहती है उस हाइफी को हम लोग बोलते हैं कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर बिल्कुल जैसे स्पोरेंजियोफोर, ज़ूस्पोरेंजियोफोर, ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये हो गया अपना कॉनिडियोफोर, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो भी स्पोर्स बनते हैं, जो भी कॉनिडिया बनते हैं, ये कॉनिडिया एकल भी हो सकते हैं, जैसे सॉलिटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ये चेन फॉर्म में भी इनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, या तो एकल जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी, या फिर श्रृंखला के रूप में जिसे बोलते हैं हम लोग चेन, ठीक है। जब अपन ने जैसे आर्थ्रोस्पोर के बारे में बात की थी, या फिर इसके पहले अपन ने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बात की थी, जैसे क्लेमाइडोस्पोर, कि क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो या तो सिंगल भी बन सकते हैं या फिर वो चेन में भी बन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो कॉनिडिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो सिंगल भी बन सकते हैं और वो चेन में भी उनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जैसे अलग अलग स्पीशीज़ होती, अलग अलग स्पीशीज़, जैसे फंजाई की स्पीशीज़ है, जैसे 4 स्पीशीज़ के बारे में जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे फंजाई की 4 स्पीशीज़ है, तो 4 में से हो सकता है कोई स्पीशीज़ के अंदर कॉनिडिया सिंगल फॉर्म करे, किसी में ये चेन के रूप में फॉर्म करे। अब इनका जो साइज़ होता है या फिर इनका जो भी कलर होता है, शेप होता है, वो सब क्या करता है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। यानी कि जितनी भी टाइप की स्पीशीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही टाइप के होते हैं, हो सकता है किसी में कौन से कलर के बन रहे हैं, किसी में कौन से कलर के बन रहे हैं, किसी में कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, कि इनका जो भी साइज़ होता है, जो भी शेप होता है, जो भी कलर होता है, जिस फॉर्म में सॉलिटरी या चेन फॉर्म में बनते हैं, तो ये सारे अलग अलग मेंबर्स में वेरी करते हैं। ये चीज़ होगी। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि जितने भी जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं वो कौन कौन सी फंजाई में बनते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है अपना एस्परजिलस, कि जितनी भी जो एस्परजिलस फंजाई होती है, सॉरी अल्टरनेरिया या फिर अल्ब्यूगो, जैसे अल्टरनेरिया, ये हो गया अपना अल्टरनेरिया, सेकंड हो गया अपना अल्ब्यूगो, ठीक है। ये दो जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके अलावा पेनिसिलियम जो फंजाई होती है, लेकिन हम लोग 2 ही एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि जो भी अल्टरनेरिया फंजाई है और जो भी अल्ब्यूगो नाम की जो फंजाई है, उसमें क्या होता है, कॉनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ये हो गया अपना इतना। इसके अलावा देखते हैं कि जितने भी जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिपिटल फॉर्म में भी डेवलप हो सकते हैं, वो एक्रोपिटल फॉर्म में भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया या तो बेसिपिटल या फिर एक्रोपिटल। बेसिपिटल को क्या बोलेंगे, तल अभिसारी या फिर अग्र अभिसारी, जैसे ये हो गया तल अभिसारी या फिर अग्र अभिसारी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, या तो ये जो भी माइसीलियम है या तो उससे जस्ट अटैच्ड ही रहेंगे, या फिर उसके जो भी एपिकल पोर्शन होगा, या फिर जैसे कॉनिडियोफोर है उसके जस्ट एपेक्स पे, या फिर कॉनिडियोफोर ना बन के सीधे ही एक छोटी सी स्पोरेंजियम या फिर जो कॉनिडियोस्पोरेंजियम होगी वो उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, या तो बेसिपिटल हो सकते हैं या फिर एक्रोपिटल हो सकते हैं। एक्रोपिटल के यानी कि वो पूरे एपेक्स पे प्रेजेंट है, बेसिपिटल यानी कि वो जो भी माइसीलियम उसके एकदम लगे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हो गया, और एग्जाम्पल क्या हो गए, अल्ब्यूगो और अल्टरनेरिया, ये 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे खत्म होता है अपना फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।